एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है और जो मैंने खुद से बनाए हैं कुछ उन प्रश्नों का मिक्स लेके आ गया हूं और यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, सो पहले आ जाते हैं और सारे इंस्ट्रक्शन तो आपको पता ही है। मेन कॉन्टेंट पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय भारतीय युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं, शुक्ल युग के हैं या फिर शुक्लांतर युग के हैं। तो बाबू गुलाब राय जो है वो शुक्ल युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। चिंतामणि किस विद्या की रचना है? और ये जितने ऑफिशियल 20 ऑब्जेक्टिव है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चिंतामणि किस विद्या की रचना है? तो चिंतामणि जो है बच्चों निबंध है एक। ठीक है, निबंध विद्या की रचना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गबन किसकी रचना है? ठीक, तो जो गबन है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है गबन। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे शुक्ल युग की समयावधि कितनी है? तो शुक्ल युग की जो समयावधि है वो है 1919 से लेकर 1938 तक। शुक्ल युग की समयावधि कितनी है? 1919 से लेकर 1938 तक। अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? ठीक है, नीड़ का निर्माण किस विद्या की रचना है, यह आपको पूछा गया है। तो ये जो बच्चों आत्मकथा की रचना है, ये किसकी रचना है? आत्मकथा की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास जो रचना है वो है द्विवेदी युग की। किस युग की बच्चों? द्विवेदी युग की रचना है प्रिय प्रवास। नेक्स्ट, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला जो रचना है वो है हरिवंश राय बच्चन जी की। किसकी? हरिवंश राय बच्चन जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आंसर आ जाएगा सन 1843 से अब तक। सन 1843 से लेकर अभी तक ये हमारा आधुनिक काल चला आ रहा है। ठीक, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम जो है बच्चों वो रीतिकाल युग के कवि हैं। किसके? रीतिकाल युग के कवि हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य मतलब हंसना। ठीक है, तो आप बोलेंगे हास। ठीक है, आप क्या बोलेंगे? हास बोलेंगे। आगे बढ़ो। कह रहे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलपणी सैल पर आतप परियो प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार है। श्याम सलोने पाठ। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते? चरण पूछ रहे हैं आपसे, मात्राएं नहीं। मात्रा तो 24 होती है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो इसमें चरण होते हैं कितने? रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग जो पहले लगता है, आकर्षण। तो आकर्षण में किसका प्रयोग हुआ है? आ का। आ प्लस कर्षण जो पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन से 3 भेद होते हैं? सरल, संयुक्त, तीसरा नाम आपको कमेंट करके बताना है कि वो क्या होता है। नेक्स्ट, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर
में जो समास है बच्चों, वो है बहुब्रीहि समास। वो कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट, आशु का तत्सम रूप क्या है? एक होता है तद्भव, एक होता है तत्सम। तो तत्सम मतलब सही रूप, स्वच्छ रूप, शुद्ध रूप। तो आप बोलेंगे कि असरु, असरु हमारा सही रूप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि कृतिवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कृतिवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्ता की प्रधानता होती है। कृतिवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन है। चतुर्थ विभक्ति बहुवचन है, ये सही हो जाएगा। विभक्ति वगैरह आप याद कर लीजिएगा। कह रहे निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है? मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं। तो वह, ठीक है, वह हमारा क्या हो जाएगा? देखो इस पैसेज को पूरा पढ़ना है अच्छे से। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है। कह रहे दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहाँ उन सब में यह एकता है। देखो ये रेखांकित भाग है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अब इसमें बोला है प्रस्तुत ये जो गद्यांश का संदर्भ लिखना है। ठीक है। इस गद्यांश का हमें क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निधि से उद्धृत किया गया है। ये आप लिख दोगे। ठीक है। इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना होता है। अब कह रहे हैं गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा जो प्रश्न है, ये जो लाइनिंग की हुई थी ना यहाँ पर, इनकी आपको व्याख्या करनी है। तो देखो जैसे एग्जाम्पल लिखना बिल्कुल वैसे लेके आया हूँ। यह अंश हमारे भारतीय संस्कृति नैतिक चेतना के महत्व पर प्रकाश डालता है। लेखक का कहना है कि संस्कृति और सामूहिक चेतना ही भारत का प्राण है। यह नैतिक चेतना विभिन्न जातियों, वर्गों और समुदायों को एकजुट करती है। ठीक है। व्याख्या में संस्कृति और सामूहिक चेतना, लेखक का कहना है कि भारत की संस्कृति और सामूहिक चेतना ही देश का प्राण है। यह संस्कृति और सामूहिक चेतना ही विभिन्न जातियों, वर्गों, समुदायों को एकजुट करती है। नैतिक चेतना भारतीय समाज का आधार है। यह लोगों को सही और गलत के बीच अंतर करने, उचित कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। लेखक का कहना है भारत में विभिन्नताएं हैं लेकिन इन सभी में एकता भी है। यह एकता नैतिक चेतना से आती है। अगला क्वेश्चन है क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया था? तो क्रांति के लिए बापू ने नैतिक चेतना का सहारा लिया था। उन्होंने लोगों को सत्य, अहिंसा और प्रेम के मूल्यों पर आधारित क्रांति करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों को बताया कि क्रांति केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं है बल्कि यह सामाजिक और नैतिक परिवर्तन भी है। अगला कह रहे दुनिया के सभी भागों में स्त्री, पुरुष और बच्चे रेडियो से कान सटाए बैठे थे। जिनके पास टेलीविजन थे वे उसके पर्दे पर आंखें गड़ाए थे। मानवता के संपूर्ण इतिहास के सर्वाधिक रोमांचक घटना के एक क्षण के वे भागीदार बन रहे थे। उत्सुकता और कुतूहल के कारण अपने अस्तित्व से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। कहने उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित श्री जयप्रकाश भारती द्वारा लिखित पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक निबंध से लिया गया है। ठीक है। यहाँ इतना ही लिखना है। फिर रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। तो इसका व्याख्या क्या हो जाएगी? लेखक का कथन है कि सबसे अधिक रोमांचकारी घटना, ठीक है, मनुष्य को चांद पर पहुंचने को देखने और सुनने के लिए टीवी या रेडियो के पास बैठकर पूरी दुनिया के सभी व्यक्ति एक पल के लिए इसके हिस्सेदार बन रहे थे। जिज्ञासा और बेचैनी के कारण वे अपनी हस्ती से बिल्कुल अनजान हो गए थे। ठीक, ये चीज़ आपको लिखनी है।
रोमांचक घटना के भागीदार कौन बन रहे थे? दुनिया के सभी भागों के स्त्री पुरुष और बच्चे रोमांचक घटना के भागीदार बन रहे थे। अब देखिए, अब पद्य खंड है। उधो मोहि व्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल वाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सुरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हितु जतु दात। कह रहे हैं प्रस्तुत पद्यांश के संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो देखो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में पद शीर्षक से उद्धृत है, जो कि सुर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है और जिसके रचयिता कौन है? सूरदास हैं। प्रसंग क्या है? जब ब्रज से लौटकर उद्धव ने कृष्ण को वहां का हाल सुनाया तो सुनकर श्री कृष्ण जी भाव जी विभोर हो गए और प्रस्तुत पद में इसी पर वे उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। व्याख्या क्या है? प्रस्तुत पद में सूरदास जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं, वहाँ के घने कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता। हे उद्धव, नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वह मुझे रह रहकर याद आता है। वे मुझे मक्खन, रोटी, बलि प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे। अर्थात माता यशोदा मुझे बहुत प्यार करती थी। ब्रज की गोपियों और ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। अर्थात बचपन में ब्रज बीते पलों को भूल नहीं पा रहे हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों के प्रति क्षण ध्यान करते हैं। इसी बात से यह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण ब्रजवासियों से कितना प्रेम करते हैं। सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में यही बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, श्री कृष्ण किसके ध्यान में खोकर रह गए? तो श्री कृष्ण यहाँ गोकुल के वृंदावन बन के कुंजों में खोकर रह गए हैं। कह रहे वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई का आशय स्पष्ट करना है। इसका मतलब क्या है? तो वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई में लेखक ब्रजवासी जीवन की रमणीयता को वर्णित कर रहा है। यह चारों ओर खुशबूदार सुंदर कुंजों का वर्णन है, जहाँ श्री कृष्ण और उसके साथी गोपियाँ खेलते हैं। यहाँ की छाही उनके खेल और उनकी मस्ती को और भी रमणीय और अधिक मनोहारी बनाती हैं। इसका आशय श्री कृष्ण के ब्रजवासी जीवन की प्राकृतिक, अद्वितीय और आनंदमयी वातावरण को दर्शाने में है। अगला क्वेश्चन है, रूप सी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश बास, नभ गंगा की रजधार में धो आई क्या इन्हें रात, कंपित हैं तेरे सजल अंग, सिहरा सतान है सगस्तान, भीगी अलकों के छोरों छोरों से चूती बूंदे कर विविध श्लास, रूपसी तेरा घन केस पास। ये पद्य है। कह रहे प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है आपको। तो देखो, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां श्रीमती महादेवी द्वारा रचित नीरजा नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक कविता से अवतरित किया गया है। प्रश्न क्या है? यहाँ कवयित्री ने वर्षा का सुंदरी नायिका के रूप में चित्रण कर उनके सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया है। अब इसका व्याख्या करना है। कवयित्री वर्षा सुंदरी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तेरा बादल रूपी काले काले बालों का समूह अत्यधिक सुंदर है। तुम्हारे कोमल काले और सुगंधित बाल हवा में लहरा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। तात्पर्य यह है कि वायु से लहराते हुए बादल की तुम्हारे सुंदर बाल हैं। कवयित्री पूछती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, क्या तुम अपने इन बालों को
रात में आकाश गंगा की चांदी के समान उजली जलधारा में धोकर आई हो, क्योंकि तुम्हारे संपूर्ण अंग जल में भीगे होने के कारण शीत से कांप रहे हैं। तुम्हारे रोमांचित और सिहरते शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम अभी स्नान करके आई हो, क्योंकि तुम्हारे भीगे बालों से जल की बूंदें नृत्य करती हुई से नीचे टपक रही हैं। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी घने बालों को समूह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। कवयित्री महादेवी वर्मा ने बादलों को किसके तुल्य माना है, किसके तुल्य कहा है? तो कवयित्री महादेवी वर्मा ने बादलों को भगवान श्री कृष्ण के घन और केशपाश के तुल्य कहा है। उन्होंने कह रहे हैं, नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। पंक्ति का क्या मतलब है, क्या आशय है? तो इसका मतलब है कि रात्रि के समय जब बादल गंगा की धाराओं को छूते हैं और उनमें गर्मी भर जाती है, तो क्या बादल भी श्री कृष्ण की सुंदरता को अनुभव करते हैं? इस पंक्ति के माध्यम से कवि प्राकृतिक रूप से भगवान के सौंदर्य के अद्वितीय अनुभव का वर्णन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। ठीक है, कल मैंने एक वन शॉट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 5 से 6 जीवन परिचय बताए हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ से ज़रूर आएगा। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती अगुना गांव, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1898 में आपने मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1901 में मिर्ज़ापुर के एंट्रेंस की। आपकी FA मुख्तारी की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। आपने अपनी पहली नौकरी 1904 में मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर के रूप में की। आपने आनंद कादंबनी का संपादन भी लिखा। 1908 में आप नागरी प्रचारणी सभा के हिंदी कोश के लिए सहायक संपादक के रूप में भी काशी गए। 1919 में आप हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन करने लगे और 1937 में हिंदी विभागाध्यक्ष भी बन गए। आप 20वीं शताब्दी के हिंदी प्रमुख साहित्यकार हैं। आप एक समीक्षक, निबंध लेखक, साहित्य इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें काव्य प्रवृत्तियों, कवियों के परिचय के लिए अतिरिक्त समीक्षा भी दी गई है। दर्शन के क्षेत्र में भी आपकी विश्व प्रचंड उपलब्ध है। यह पुस्तक रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद है, परंतु विस्तृत भूमिका आपका मौलिक लेखन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर रहते हुए 1941 में हृदय गति रुकने से आपकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आपकी प्रमुख कृतियां हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर, चिंतामणि, ठीक है, नागरी प्रचारणी पत्रिका, ये आपकी प्रमुख कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। सूरदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन बंद। तो यहाँ हमने सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय दिया है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं से एक सच्ची वीरांगना का ओज और शौर्य प्रकट होता है। इनकी काव्य रचनाओं ने भारतीय युवाओं के उदासीन जीवन में उत्साह का संचार, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान की। आपकी कविताएं जन के गले का हार बनी और आप जन कवयित्री के रूप में जाने लगी। जीवन परिचय, क्रांति की अमर साधिका सुभद्रा कुमार चौहान का जो जन्म हुआ था 1904 की इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। इनके पिता रामनाथ सिंह सुशिक्षित, संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में हुई और 15 वर्ष की उम्र में इनका विवाह मध्य प्रदेश के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हो गया। इनके पति ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। सुभद्रा कुमारी भी पति के साथ राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेती रहीं, जिसके परिणाम स्वरूप ये अनेक बार जेल भी गई। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनका अध्ययन क्रम भंग हो गया और राष्ट्रपिता पर महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ये राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगी। हिंदी काव्य जगत में ये ऐसी कवियत्री थी जिन्होंने अपनी ओजमय
कविता द्वारा लाखों भारतीय तरुण तरुणाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। झांसी वाली रानी थी, वीरों का कैसा हो वसंत कविताएं तरुण तरुणियों में क्रांति की ज्वाला फेंकती रहीं। इन्हें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से भी पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। परिणाम स्वरूप इनकी देशभक्ति का रंग और भी गहराता रह गया। आप मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रहीं। 1948 ईस्वी में एक वाहन दुर्घटना में नीति ने एक प्रतिभाशाली कवियत्री को हिंदी साहित्य जगत से असमय ही छीन लिया। ठीक है, जो कृतियां हैं जैसे मुकुल, इस संग्रह में वीर रस से पूर्ण वीरों का कैसा हो वसंत आदि कविताएं लिखी गई हैं। त्रिधारा इस काव्य संग्रह में झांसी की रानी की समाधि पर प्रसिद्ध कविता संग्रहित है। ठीक है, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादनी, ये तीनों कहानी संग्रहण है। साहित्य में स्थान क्या है इनका? श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने काव्य में जिस वीर नारी को प्रदर्शित किया है वह अपने आप में स्मरणीय और नारी जगत के लिए आदर्श है। आप अपनी ओजस्वी वाणी और एक समर्थ कवित्री के रूप में हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती हैं। ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, हिंदी में इनका क्या करना है? अनुवाद करना है। आरक्षक दे रखे श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखर अयम राजद्रोही गतदिने अननैव असहयोगिनां सभायाम् एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्थखंडेन प्रहाराकृत येन दुर्जय सिंह आहत। ठीक है, तो इसका अनुवाद भी मैं आपको बता दूंगा डिटेल में। तो प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से उद्धृत किया गया है। इसमें चंद्रशेखर आजाद की वीरता, साहस और देशभक्ति का वर्णन किया गया है। अनुवाद क्या है? देखो, स्थान है वाराणसी न्यायालय। न्यायाधीश के आसन पर एक दुर्गमनीय पारसी बैठा हुआ है। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। मुकदमा आरंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला गोरे रंग का 16 वर्षीय किशोर है। सिपाही, श्रीमान यह चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही है। पिछले दिन इसने असहयोग आंदोलनकारियों की सभा में एक सिपाही दुर्जन सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था। उसने दुर्जन सिंह घायल हो गया था। न्यायाधीश उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए, अरे बालक तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर, आजाद, दृढ़ता से। न्यायाधीश, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? चंद्रशेखर, स्वतंत्र। ठीक है, ये बोलता है। फिर न्यायाधीश क्या बोलता है? तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर बोलता है, जेल ही मेरा घर है। न्यायाधीश मन में, यह स्वतंत्रता के लिए कैसा पागल है। यह नवयुवक अत्यंत ढीठ और उद्दंड है। मैं इसे 15 कोड़े मारे जाने का दंड देता हूँ। चंद्रशेखर निश्चिंता नहीं है, ये कहते हैं। नेक्स्ट आपको संस्कृत में दे रखा है, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। मानव जीवन संस्कृताम एष यथा समयम नवा नव विचारधाराम स्वीकरोति नवा शक्ति च प्राप्तोन्नति अत्र दुराग्रह नास्ति। इसे आप पूरा स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। अनुवाद क्या है? देखो, अस्माकम संस्कृति, हमारी संस्कृति सदैव गतिशील रही है। यह नए विचारों को अपनाता है और मानव जीवन को सुधारने के लिए नियत समय में नई शक्ति प्राप्त करता है। यहाँ कोई पूर्वाग्रह नहीं है और जो उचित और कल्याणकारी है उसे यहाँ सहर्ष लिया जाता है। इस गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है, जैसे सत्य की स्थापना, सभी प्राणियों के साथ समानता, विचार में उदारता और आचार में दृढ़ता। ठीक, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना है आपको। तो देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो अनुवाद क्या? सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हो, सभी भद्रता को देखें, किसी को भी कभी दुख ना आए, ये इसका अर्थ है। अगला है, मरणम मंडलम यत्र विभूतिश्च यत्र विद्युच्च विभूषणम कोपिनम यंत्र कोश्य सकाशी केन मीयते।
तो अनुवाद क्या है, जहाँ मृत्यु ही मंगल है वहाँ भूषण है, जहाँ विभूतियाँ हैं, ये इसका अर्थ है। जहाँ रग है वहाँ कौपिन भी कौस्तुभ जैसा है, वहाँ काशी कैसे किसी से छीनी जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से तटस्थ किसी कोई एक श्लोक लिखना है जो इस में नहीं आया हो, तो वो आपको खुद से लिखना है, आपको याद होगा वो। निम्नलिखित में से किसी दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। गीताया का संदेश, तो गीता क्या कहती है, युद्धे जयस्य पराजया व चिंता त्यक्त्वा युद्ध करणीयम, युद्धे मरणेन स्वर्ग प्राप्ति जयेन च राज्य प्राप्ति भवति इति गीता संदेशा। लोभा केन वर्धते, लोभेन लोभा वर्धते, कुत्र लोहम लोहमय विज्ञातम, लोहमणिनि लोहमयम विज्ञातम, वातात् शीघ्रतरम किम अस्ति, वातात् शीघ्रतरम मन अस्ति, निर्चिर विषय हंसस्य का विशेषता अस्ति, निर्चिर विषय निर्चिर विवेकम हंसस्य विशेषता अस्ति। अब कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्य में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सत्य से धर्म की वृद्धि होती है, सत्येन धर्म वृद्धि भवति, छात्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, छात्रान ध्यानेन पठितु यत्व्यम, देशभक्त निर्भीक होते हैं, देशभक्ता निर्भीका सन्ति, सीता विद्यालय जाती है, सीता विद्यालयम गच्छति। संस्कृत सरल भाषा है, संस्कृत सरस्वती भाषा, संस्कृत सरस भाषा है, संस्कृत सरस्वती भाषा। कह रहे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव, विज्ञान वरदान या विषय वन महोत्सव, योग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो विज्ञान वरदान या विषय इस पर हमने लिखा है। तो पहले प्रस्तावना देना है, विज्ञान मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इसने हमारे जीवन को अनेक रूपों में सरल और सुलभ बनाया है। चिकित्सा, शिक्षा, संचार, यात्रा, कृषि, उद्योग, मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रों में विज्ञान ने क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। विज्ञान के अनेक आविष्कारों ने मानव जीवन को बेहतर बनाया है। विज्ञान के वरदान, देखो चिकित्सा के टॉपिक वाइज लिखा है हमने इसको, आप भी ऐसे लिखना। विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान ने अनेक नई बीमारियों का इलाज खोजा है। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने शिक्षा को अधिक सुलभ और रोचक बनाया है। संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का अद्भुत माध्यम दिया है। यात्रा के क्षेत्र में विज्ञान ने यात्रा को अधिक तीव्र और सुलभ बनाया है। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। उद्योग के क्षेत्र में विज्ञान ने नए नए उद्योगों की स्थापना में योगदान दिया है। मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान ने लोगों को मनोरंजन के लिए अनेक नए साधन दिए हैं। अभिशाप क्या है? विज्ञान के अंधाधुंध प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषित हुआ है। विज्ञान के अस्त्र शस्त्रों ने युद्धों को अधिक विनाशकारी बनाया है। विज्ञान ने मानव जीवन को यांत्रिक और नीरस बना दिया है। विज्ञान ने मानव संबंधों को कमजोर बना दिया है। विज्ञान ने मानव श्रम को कम कर दिया है। विज्ञान ने अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म दे दिया है। निष्कर्ष क्या है? विज्ञान वरदान है या अभिशाप, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। यदि हम विज्ञान का उपयोग मानवता के भले के लिए करते हैं तो यह वरदान है। यदि हम विज्ञान का उपयोग गलत तरीके से करते हैं तो यह अभिशाप है। विज्ञान के वरदानों और अभिशापों के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हमें विज्ञान का उपयोग मानवता के भले के लिए करना है। हमें विज्ञान के अंधाधुंध प्रयोग से बचना चाहिए। हमें विज्ञान के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए प्रयास करने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, जय सुभाष खंड काव्य के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो देखो क्या है, जय सुभाष खंड काव्य के प्रमुख पात्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। उनका चरित्र अनेक गुणों से युक्त है, जैसे देशभक्ति। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अत्यंत देशभक्त थे। वे भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार थे। साहस, नेताजी अत्यंत साहसी थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने में कहीं हिचकिचाहट नहीं दिखाई। नेतृत्व, नेताजी एक महान नेता थे। उन्होंने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। त्याग, नेताजी ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने अपना परिवार, अपना घर, अपनी सुख सुविधाएं सब त्याग दी।
अदम्य इच्छा शक्ति। नेताजी अदम्य इच्छा शक्ति के धनी थे। उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना किया और उनसे विजयी हुए। दूरदर्शिता। नेताजी एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने भारत के भविष्य को लेकर अनेक योजनाएं बनाई। आत्मविश्वास। नेताजी अत्यंत आत्मविश्वासी थे। उन्हें अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास था। सादगी। नेताजी अत्यंत सादा जीवन जीते थे। उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं में कोई रुचि नहीं थी। करुणा। नेताजी अत्यंत करुणमय थे। वे गरीबों और दुखियों की सहायता करने में सदैव तत्पर रहते थे। उत्साह। नेताजी अत्यंत उत्साही थे। वे सदैव दूसरों को भी प्रेरित करते थे। संयम। नेताजी अत्यंत संयमी थे। वे सदैव अपने वचनों और कार्यों पर नियंत्रण रखते थे। नेताजी अत्यंत धैर्यवान थे। उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया और धैर्य से उसने उन सबको पार किया। निष्ठा। नेताजी अत्यंत निष्ठावान थे। वे देश और देशवासियों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। ठीक है, ये आपको लिख देना नेताजी के बारे में।